Hello everyone, welcome to Diva Druvians. This is Divya Wadhwani and today we'll be studying the methods of credit control जिसका हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें we will be studying about qualitative methods of credit control. हमने इससे पहले quantitative methods पढ़ लिया था, तो if you have any doubts in that you can also mention it in the comment box. तो आज हम लोग समझते हैं qualitative methods of credit control by Reserve Bank of India or the Central Bank. तो here जब हम लोग ने क्वांटिटेटिव पढ़ा था, क्वांटिटेटिव बताता है कि हम इकॉनमी में मनी सप्लाई को एज अ होल कम कर देंगे, मतलब कि हम पूरा का पूरा मनी सप्लाई कम कर देंगे. लेकिन जब आप क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल समझते हो तो क्वालिटेटिव होता है जहाँ पर फ्यू सेक्टर्स में हम उनकी जो सप्लाई है उसको कम कर देते हैं. ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि क्वालिटेटिव मेथड्स को हम लोग जनरल क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स के अलावा इनको भी हम पढ़ते हैं, और हो सकता है कि हर जगह पर क्वांटिटेटिव मेथड्स ज़रूरी ना हो या वो नुकसान करें, तो इसीलिए हम लोग क्वालिटेटिव मेथड्स पढ़ते हैं. क्वालिटेटिव मेथड्स वो क्रेडिट कंट्रोल के मेथड्स होते हैं जिसमें क्रेडिट इज़ अवेलेबल टू प्रोडक्टिव एंड प्रायोरिटी सेक्टर्स, और बाकी जगहों पर उनको कम कर दिया जाता है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है. तो उसी में ही ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे उसमें दिए हुए. फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, क्रेडिट रेशनिंग, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स, मॉरल सुवेशन, पब्लिसिटी, डायरेक्ट एक्शन. ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स. इसमें सेंट्रल बैंक एक स्पेसिफिक अमाउंट या स्पेसिफिक परसेंटेज डिसाइड कर देता है कि अगर कभी भी कोई पर्सन आकर के हमसे लोन ले रहा है तो ऑब्वियसली वो लोन का कुछ हिस्सा हम अपने पास रखेंगे. सपोज करो कि यू हैव गॉन एंड यू हैव टेकन द लोन ऑफ ₹1,00,000, मतलब आपको इतना लोन चाहिए, तो वो आपसे कहेंगे कि हमें 1,20,000, कम से कम 1,20,000 की हमको कोलैटरल सबमिट करो, तब हम आपको लोन देंगे. ठीक है, तो वो जो मार्जिन है ना 1,20,000 और 1,00,000 का, तो वो जो 20% बीच में जा रहा है उसको वो इंक्रीज़ कर देते हैं. ओके, तो the central bank also prescribes margin requirements for underlying securities so as to restrict speculative dealing in stock exchanges. कि अगर आप मान लो हमने यहाँ से वो लोन लिया और उसके बाद हमने उसको वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, तो ये जो स्पेकुलेटिव डीलिंग्स है इस प्रॉफिट से और यहाँ पर उसका असर दूसरे सेक्टर्स में पहुंचने के लिए हम लोग इसको रोक देते हैं यहीं पर ही, या फिर उसका जो अमाउंट है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं. तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ लोन एंड जो कोलैटरल, जो सिक्योरिटी उसके लिए प्लेज की जा रही है उसकी बात हो रही है. तो इसका मेन पर्पस क्या होता है? टू मैनेज द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकॉनमी और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए. तो जब हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है उस टाइम पर सेंट्रल बैंक इस मार्जिन को बढ़ा देता है, उसको कॉस्टली कर देता है ताकि मनी सप्लाई कम हो जाए. और अगर डिफ्लेशन की बारी आती है तो डिफ्लेशन में इन्हीं मार्जिन्स को कम कर दिया जाता है. मार्जिन कम करने का मतलब है कि जहाँ पर आपको 1,00,000 का लोन 1,20,000 की सिक्योरिटी दे करके मिल रहा था, अब आपको वही 1,00,000 का लोन सिर्फ 1,10,000 की सिक्योरिटी दे करके मिलेगा. एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे. कि अगर कोई एक बैंक है, वो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है तो उसको 25% से उठा करके वो 40% पर इंक्रीज़ कर देगा. इससे क्या होगा कि एक 100 लाख की प्रॉपर्टी जिस पर हम 75 लाख का लोन दे रहे थे पहले, अब हम उस पर सिर्फ 60 लाख का लोन देंगे. ठीक है, तो ये उसी का ही मतलब होता है कि हमने यहाँ पर जो आपसे मतलब एग्जाम्पल जो हमने आपको वर्बली बताया था उसमें हमने अमाउंट जो है वो 1,20,000 रुपये बताई थी, वहाँ पर वही सेम चीज़ है जहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट का ये जो परसेंटेज है इसको इंक्रीज़ करके, जहाँ हम पहले उसको 25% था तो हम उसको 75 लाख का लोन दे रहे थे, अब हमें उसे जस्ट बिकॉज कि 40% है तो सिर्फ 60 लाख का लोन देंगे और बाकी 40 लाख का जो अमाउंट है वो मेरे पास ही रहेगा. मतलब वो मेरी एडिशन पार्ट है जो जिससे कॉमर्शियल बैंक्स को प्रॉफिट होता है. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि एक हाउस है दैट इज़ ऑफ ₹1 करोड़. व्हाट विल हैपन इफ़ द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज़ इंक्रीज. 20 से अगर उसको 25% कर दिया है तो जो लोन अमाउंट हमें पहले 80 लाख की मिल रही थी अब वो 75 लाख की मिलेगी. और अगर इसी मार्जिन रिक्वायरमेंट को हमने डिक्रीज़ कर दिया है 20% से 15%, तो लोन अमाउंट हमें यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा. दैट इज़ नोन एज मार्जिन रिक्वायरमेंट. ठीक है, दैट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउस लोन. ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हाउसिंग लोन्स पर ही होता है.
ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज क्रेडिट रेशनिंग। एज पर दिस मेथड जो सेंट्रल बैंक है वो जो अबव सीलिंग लिमिट है इन स्पेसिफिक पर्टिकुलर सेक्टर्स उसको कम कर देता है, इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू एवरीवन वो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पे उसकी लिमिट लगा देता है। ठीक है, यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक इज़ एक्सपेक्टेड टू स्टिक टू दिस लिमिट एंड इससे जो भी मनी है वो अनवांटेड सेक्टर्स में नहीं जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो बोरोइंग रेशनिंग, बोरोअर रेशनिंग या फिर क्रेडिट डिनाइल। एक स्टार्टअप कंपनी है, आरबीआई ने बोला कि आपको इन सेक्टर्स में लोन नहीं देना है, आपको सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर्स में लोन देना है। तो एक स्टार्टअप कंपनी है जिसके पास कोई भी एग्जिस्टिंग एसेट्स नहीं है, कोई प्रीवियस क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, मतलब उसने कभी किसी से लोन लिया नहीं है, तो उसको बिजनेस लोन जो है वो मना कर दिया गया है बाय द कॉमर्शियल बैंक्स, बिकॉज उसका इवन इफ़ वहाँ के जो फाउंडर हैं, जो उस कंपनी के हेड हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे हायर इंटरेस्ट पर तुम लोन दे दो, लेकिन स्टिल उसको मना कर दिया गया है। दैट इज़ क्रेडिट रेशनिंग, कि हम अनवांटेड सेक्टर्स में उसको नहीं देते हैं। ओके, देखो इसमें वही सेम चीज़ बोली गई कि फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटाज फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल कि हाउ मच क्रेडिट कैन बी प्रोवाइडेड फॉर एनी पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी। आरबीआई क्रेडिट कोटा फिक्स करेगा, कॉमर्शियल बैंक्स कैन नॉट एक्सीड दैट कोटा and this restricts money supply to that particular business activity, hence inflation is controlled। तो ये एक एग्जाम्पल होता है उसका कि इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे किया जाता है। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब होता है कि आप कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में क्रेडिट को जाने ही नहीं दे रहे हो, ठीक है, या फिर उस पर रेगुलेशन लगा दे रहे हो। देन नेक्स्ट इज कंज्यूमर क्रेडिट पर रेगुलेशन करना। जब हम डाउन पेमेंट्स या ईएमआई की बात करते हैं या नो कॉस्ट ईएमआई की बात करते हैं या उस पर हम कितना इंटरेस्ट देंगे उसकी बात करते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ आती है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। दैट एपेक्स बैंक डिटरमाइंस द डाउन पेमेंट एंड द लेंथ ऑफ द पीरियड ओवर विच द इंस्टॉलमेंट्स आर टू बी स्प्रेड। मतलब वहाँ पर आरबीआई ये डिसाइड करता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर लोन अमाउंट का, या अगर आप कुछ खरीद रहे हो, एडवांस पेमेंट कर रहे हो और ईएमआई पे भी हो सकता है कर रहे हो, तो उसका कितना डाउन पेमेंट होना चाहिए, कितने लंबे समय के लिए आपको वो जो ईएमआई है वो पे करनी है। जब इन्फ्लेशन होता है तो उस टाइम पर रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ज़्यादा लेवी किए जाते हैं टू कंट्रोल द डिमांड। जब डिप्रेशन होता है तो उस टाइम पर रिलैक्सेशन दिए जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो हैं कि फोर्सिंग अ 3 ईयर मैक्सिमम लोन इंस्टेड ऑफ 5 ईयर्स। तो उससे क्या होगा, हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि अब एक पर्सन को जो मंथली लोन रीपेमेंट है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। लोन रीपेमेंट कह लो या उसको ईएमआई कह लो। हमने एक कार ख़रीदी और उस कार के लिए हमने ईएमआई पे कर रहे हैं। ईएमआई मुझे 5 साल तक देना था, मुझे कम पैसा पे करना पड़ेगा। ईएमआई मुझे 3 साल के अंदर पे ऑफ करना है, मुझे ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। ओके, इंटरेस्ट रेट्स में एडजस्टिंग द इंटरेस्ट रेट टू मेक लोन्स मोर और लेस एक्सपेंसिव। तो हम जैसे कहते हैं नो कॉस्ट ईएमआई की, अगर आप उसको ईएमआई बाद में भी दोगे या स्ट्रेच्ड पीरियड पर भी दोगे तो भी उस पर आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्जेस नहीं पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो फिर इंटरेस्ट चार्जेस पड़ते हैं। देन नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्टिंग क्रेडिट टू रिड्यूस डिमांड और इन्फ्लेशन, इंक्रीजिंग द मिनिमम डाउन पेमेंट लिमिट। कि जो आरबीआई कहता है कि दैट बैंक आस्क्स फॉर 30% डाउन पेमेंट इंस्टेड ऑफ 10%। सपोज़ करो कि एक कार है जो 10 लाख की है, तो वहाँ पर हमको ऑलरेडी 3 लाख रुपए हमको ऑलरेडी डाउन पेमेंट देना ही देना है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ पहले जो वो 1 लाख में बुकिंग हो जा रही थी वो हमें 3 लाख रुपए उसके पेमेंट करने ही हैं। देन इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इससे कुछ पीपल जो कार नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं या क्रेडिट पर भी इवन, तो दैट विल ऑल्सो स्लो डाउन। देन है एनकरेज, अगर आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो क्रेडिट तो ये करोगे, और अगर आप क्रेडिट को एनकरेज कर रहे हो, मतलब इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द डिमांड और इफ़ यू वांट टू रिमूव दैट डिफ्लेशन इन योर इकॉनमी, तो उस टाइम पर आप ज़ीरो या फिर जो डाउन पेमेंट है उसको बिल्कुल कम कर दोगे। The RBI allows banks to offer zero down payment schemes for washing machines और लैपटॉप्स। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो कंज्यूमर्स है वो जिसको ज़्यादा परचेज़ करने लगेंगे। तो ऐसे ही इंक्रीज रिस्क वेट, इसमें भी यही सेम चीज़ है कि जैसे रिटेल लोन्स है, पर्सनल लोन्स है, तो उसमें
हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 100 to 25%। जो कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर है उसको हमने इतना बढ़ा दिया होता है। एक्सक्लूडेड कैटेगरीज हाउसिंग लोन्स, एजुकेशन लोन्स, व्हीकल लोन्स, तो इन सब चीज़ों को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है फ्रॉम हायर रिस्क वेट। और क्रेडिट कार्ड एक्सपोजर्स, रिस्क वेट फॉर क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स फॉर NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वर रेज्ड फ्रॉम 25% to 125%। ओके, देन नेक्स्ट इज कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स। RBI कुछ स्पेसिफिक डायरेक्टिव्स इशू करता है रेगुलेट करने के लिए क्रेडिट। दिस कैन बी रिटन ऑर्डर, कोई वार्निंग दी जा सकती है आपको, कोई नोटिस दी जा सकती है, आपसे कोई अपील किया जा सकता है। दिस कॉमर्शियल बैंक से RBI करता है, ठीक है। इट कैन हेल्प इन रेगुलेटिंग द लेंडिंग पॉलिसीज ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स टू फिक्स अ मिनिमम लिमिट ऑफ क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। एंड जो क्रेडिट है जो नॉन एसेंशियल लाइन्स हैं उसमें ना जाने के लिए, तो कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं जो वो इशू करता है स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर बैंक के लिए भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझो, जैसे कि डायरेक्टिव्स फोर्स बैंक्स टू क्रिएट एन इंटरनल पॉलिसी, KYC के लिए इंटरनल पॉलिसी रखो, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रखो, कॉम्बैटिंग फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म की, कहीं किसी ऐसे पर्सन को लोन ना दे दो जो आपके नेशन को नुकसान पहुंचाए। तो इन सब के लिए स्पेसिफिक डायरेक्टिव्स इशू किए जाते हैं कि आप इनको फॉलो करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें दिया हुआ है एक और कि कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए डायरेक्टिव्स इशू किए जाते हैं, गवर्न करता है कि सर्विस चार्जेस, इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर्स, फ्लोटिंग रेट, सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस, ये सारी चीज़ें आपके पास भी मैसेज में आता होगा कई बार RBI से करके कि सम और द अदर मैसेज दैट दे वांट कि अगर कभी भी कोई पर्सन है जो आपसे आपका OTP या कुछ मांग रहा है तो उसको नहीं बताना है, ठीक है। तो ये भी उसी का ही पार्ट होता है। अब नेक्स्ट आता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन में उसमें क्या था कि आपको वो डायरेक्टिव्स इशू करेगा, गाइडलाइंस इशू करेगा, नोटिस हो सकती है, वार्निंग हो सकती है कि इसको करो। मॉरल सुएशन होता है कि आपको बहुत नाइसली इन्फ्लुएंस किया जाता है कि हाँ ये बात आप इस पर रखो। इट शुड इंश्योर कि हमने ये चीज़ें पब्लिश की हैं, वी एक्सपेक्ट कि द कॉमर्शियल बैंक विल adhere to all these गाइडलाइंस हैं, डायरेक्टिव्स हैं, रिक्वेस्ट हैं, परसुएशन है, सजेशन है या फिर एडवाइस है। तो ये इस फॉर्म में होता है। मॉरल सुएशन का मतलब एक नॉर्मल समझो कि कुछ भी गलत कमर्शियल बैंक ना करे, उसके लिए RBI उसको समझाता है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल्स के तौर पे समझो कि द RBI में अर्ज चीफ्स टू पास ऑन द रेपो रेट कट्स। अगर हमने आपको रेपो रेट जो हमने इससे पहले वाले पार्ट में समझाया था, तो अगर रेपो रेट हमने कट किया है इकॉनमी में कि इकॉनमी बूस्ट हो, तो आप उसको बोरोवर्स तक पास ऑन करो। अगर हम आपको कम पैसे में कम इंटरेस्ट रेट पर आपको पैसा दे रहे हैं तो वो चीज़ें, वो बेनिफिट उनको भी जाना चाहिए। उनको ऐसे करके मतलब ये समझाने वाली चीज़ें, डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे। देन लिमिटिंग स्पेक्यूलेटिव क्रेडिट की रिक्वेस्टिंग बैंक्स टू रिड्यूस फ्रीज लेंडिंग टू सेक्टर्स लाइक रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट्स पर जहाँ पर स्पेकुलेशन ज़्यादा होता है, तो उन जगहों पर थोड़ा सा पेमेंट का जो भी इश्यूज़ है उसको कम करो। देन प्रायोरिटी सेक्टर्स को पैसा दो, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हो गया, रिटेल सेक्टर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी जिसमें जो RBI है वो बुलेटिन्स के फॉर्म में जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती है वो बताता है, एजुकेट करता है पीपल को कि क्रेडिट एक्सपेंशन या क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन कैसे करना है, ठीक। इट विल हेल्प कॉमर्शियल बैंक को भी इन्फॉर्म करता है कि जो भी सप्लाई ऑफ क्रेडिट है वो किन किन सेक्टर्स में जाना चाहिए। दिस इज़ गिवन एज अ गाइडलाइन टू देम सो दैट वो अपनी लेंडिंग पॉलिसीज़ को क्या कर सकें, उसको थोड़ा सा चेंज कर पाए, मॉडिफाई कर पाए। तो एग्जांपल के तौर पे इस पे दिया है कि RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, दे अनाउंस सम सर्टेन डिसीजंस फॉलोड बाय लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड रिलीज ऑफ मिनट्स ऑफ द प्रोग्राम, जिसके थ्रू मतलब वो क्या करते हैं, वो जनरल पब्लिक को प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताते हैं। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ पब्लिसिटी। एक एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, दैट पोस्ट मॉनेटरी पॉलिसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, ठीक है, जिसमें जो गवर्नर हैं RBI के श्री संजय मल्होत्रा, उन्होंने एड्रेस किया था। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिसिटी। देन
नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट एक्शन। ये होता है कि जब आपके लिए सम सॉर्ट ऑफ पेनाल्टीज़ इशू की जाती हैं अगर कोई भी ऐसा बैंक है जो कॉमर्शियल बैंक की गाइडलाइन से नहीं सुनता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझो कि वो हमारे अप्पा हैं, हमने उनसे लाइसेंस लिया और हम उन्हीं की बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक। देन इन सच केस आरबीआई जो है उस चीज़ पर डायरेक्ट एक्शन ले सकता है जो कोई भी इन इंस्ट्रक्शंस पर कंप्लाई नहीं करते हैं, और वो इवन मना कर सकते हैं बिल ऑफ डिस्काउंट को इशू करने के लिए, मतलब री डिस्काउंट करने के लिए, मतलब उनको पैसा देने के लिए, कॉमर्शियल बैंक को पैसा देने के लिए वो मना कर सकते हैं। ऐसे समझो कि उनकी पॉकेट मनी मना कर दी जाएगी अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे तो, ठीक है। ऑल्सो आरबीआई कैन रिफ्यूज़ द सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू दीज बैंक्स हुज बोरोइंग्स आर ग्रेटर दैन देयर कैपिटल। तो ये भी मना किया जा सकता है। इवन सेंट्रल बैंक कैन पुट अ बैन ऑन अ पर्टिकुलर बैंक, अगर वो एडर नहीं करते हैं उनके जो भी डायरेक्टिव्स से, जो उनको डायरेक्शंस दिए गए थे, अगर आप उससे कंप्लाई नहीं करते हो तो भी आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जा सकती है। एग्जाम्पल्स के तौर पे रखो, रेस्ट्रिक्शंस ऑन ऑपरेशंस। आरबीआई में रेस्ट्रिक्ट अ बैंक टू एक्सपैंड इट्स ब्रांच नेटवर्क। आपने दूसरी जगह पर ब्रांच ओपन करनी है, आपको उसके लिए भी मना कर दिया जाएगा। एंड और टेकिंग न्यू डिपॉजिट्स, अगर बैंक के पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं या उनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो कम हुआ जा रहा है, ठीक है, ये बिगर कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अभी के लिए समझो कि उनके पास अगर पैसा कम हुआ जा रहा है तो वो किसी भी फॉर्म में न्यू डिपॉजिट्स नहीं रखेंगे अपने पास। देन मॉनेटरी पेनाल्टीज़ लगा देना, अगर आप केवाईसी नॉर्म्स नहीं फॉलो कर रहे हो या सम सॉर्ट ऑफ बैंक डायरेक्टिव्स को नहीं फॉलो कर रहे हो तो भी आपके ऊपर पेनाल्टीज़ लगाई जा सकती हैं, ठीक। रिसेंटली व्हाट थिंग्स हैव बीन डन, बंधन बैंक और मुथूट हाउसिंग के ऊपर पेनाल्टी लगाई गई थी दिस मच, 41.8 लाख की बंधन बैंक पर, 80,000 की मुथूट फाइनेंस पर, फॉर डेफिशिएंसीज इन देयर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, केवाईसी डायरेक्शंस और उनके ऊपर जो रूल्स रेगुलेशंस हैं आरबीआई के उसको ना फॉलो करने के लिए। सेकेंड, द कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी सर्टेन फाइन्स वर गिवन फॉर द वॉयलेशंस, ठीक। एचडीएफसी बैंक पर 91 लाख की पेनाल्टी वॉज गिवन फॉर प्रोविजंस जिसमें केवाईसी और इंटरेस्ट रिलेटेड नॉन कंप्लायंस था, ठीक है। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक पर ऑल्सो इट वाज गिवन अ चार्ज और पेनाल्टी ऑफ ₹2.17 करोड़, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक, ऑन दीज पब्लिक सेक्टर लेंडर्स फॉर वायलेटिंग फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस नॉर्म्स। तो उसमें देयर वुड बी सम इशूज़ जो उसमें नहीं रिपोर्ट किया है ढंग से या नॉर्म्स को नहीं फॉलो किया है, हेंस दे वर पेनलाइज्ड। Okay, so this is all for today. I hope you all have understood these things. So if anything else is required you can tell me, you can mention in the comment box कि और कौन से topics हैं that you want me to explain you can mention it in the comment box. Keep preparing. Best wishes. Thank you.